नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम एक फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि संबंधित विषयों पर विस्तार से अपने विशेषज्ञों से चर्चा करते हैं, उनसे जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी किसी तरह का सुझाव चाहते हैं विशेषज्ञ मेहमानों से तो आप भी हमारे साथ टोल फ्री नंबर के जरिए आप जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको बता दें कि हेलो किसान कार्यक्रम में आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज का विषय है गर्मियों में पशुओं की देखभाल। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है गर्मियों में पशुओं की देखभाल, जिस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके। नोट कर लें हमारा टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061। चूंकि ये टोल फ्री नंबर है यानी कि आप मुफ्त में कॉल कर सकते हैं, तो बेझिझक अगर आप पशुपालन कर रहे हैं और आपको लगता है कि किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पशुओं को हो रही है, तो ऐसे में अगर सुझाव चाहते हैं तो आप हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से सवाल पूछ सकते हैं। तो हमारे मेहमानों से आपका परिचय इस वक्त हम आपको करवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर केएमएल पाठक इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो कि पूर्व कुलपति हैं दुआसू मथुरा में। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आर.एन. शर्मा, पूर्व विभागाध्यक्ष पशुपालन केवीके शिकोपुर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आज का विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जो कृषक है हमारे, वो एक तरह से पशुपालक भी हैं, पशुपालन बहुत ही करते हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तापमान लगातार बढ़ रहा है। हमने देखा है कि किस तरह से चूरू में तो 50 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। ऐसे में जहां मनुष्य भी अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग है, वहां पर पशुओं को लेकर चिंता बहुत ही वाजिब है। डॉक्टर पाठक, तो ऐसे में बताएं कि कितना ज़रूरी है इस वक्त, इस मौसम में खासतौर पर अपने पशुओं का ध्यान रखना, देखभाल करना। बिल्कुल मोनालिसा जी, आपने ठीक कहा। इस समय गर्मी पूरे प्रचंड, जिसे कहते हैं ना, प्रचंड रूप दिखा रही है जी। हमारे देश का कोई भी हिस्सा हो, वहाँ पर गर्मी का प्रकोप है। और कुछ हिस्से तो ऐसे हैं, जैसे राजस्थान में भी कल दिखाया कि 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया। उत्तरी भारत पूरा जो है इस समय गर्मी की चपेट में है। और गर्मी की चपेट में जहां इंसान जहां परेशान है, उसी तरह से हमारे पशुपालक भाई जो हैं, उनके पास, जिनके पास पशु हैं, पशु भी जो है गर्मी से है उतने ही परेशान हैं, उतने ही त्रसित हैं। और जितनी चिंता, जितना हमको अपना ध्यान रखना है, अपने बच्चों का ध्यान रखना है, परिवार का ध्यान रखना है, उतना ही ध्यान हमको पशुपालकों भाइयों को इन गर्मियों से अपने पशुओं को बचाना है। चाहे वो बड़े पशु हों, चाहे छोटे पशु हों, चाहे उनके छोटे बच्चे हों, सबको गर्मी लगती है। और गर्मी से बचाना जो है उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उनकी आमदनी का एक बहुत बड़ा साधन है, स्रोत है वो। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, यहाँ पर बताएं हमें कि ये जो तपती गर्मी है, इस दौरान पशुओं को किस किस तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है, इसके बारे में हमें यहाँ पर बताएं। डॉक्टर शर्मा, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है डॉक्टर शर्मा को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। जिस तरह से जी 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 हाँ देखिए, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया, आजकल बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। और जो 9 दिन का विशेष रूप से ये समय बताया गया है, 25 जून से 2 जुलाई तक का, इन दिनों में जो सूर्य है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। तो इस वजह से भी ये 9 दिन वाकई बहुत ज्यादा गर्मी के हैं। और ऐसे मौसम में न केवल मनुष्य है, तो जगह हमारे जो किसान भाई हैं, जो पशुपालक हैं, वो इस गर्मी से अपने पशुओं का पूरी तरह से जो है ख्याल रखें। बिल्कुल। डॉक्टर पाठक, थोड़ी सी आवाज यहाँ पर मुश्किल से आ पा रही है डॉक्टर शर्मा की, तो आपसे मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ कि जैसे उन्होंने बताया कि खासतौर पर ये जो 9 दिन हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है और इसमें पशुओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जानना चाहेंगे, जब गर्मी बढ़ती है तो उसमें स्वास्थ्य संबंधी किस तरह की समस्याएं हो सकती है, और खासतौर पर जो उत्पादन क्षमता होती है पशुओं की, वो किस तरह से प्रभावित होती है? देखो, 2 तरह की बातें होंगी अभी। एक तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, और मौसम विभाग ने अनुमान भी लगाया है कि अभी और तापमान बढ़ेगा। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो पशुओं में 2-3 चीजें देखने को मिलती हैं। पहली बात तो है कि पशु जो है चारा खाना कम कर देता है। तो देखा गया है कि 10 से 20% चारा वो कम खाता है।
साथ ही लेकिन उसकी पानी पीने की इच्छा ज़्यादा बढ़ जाती है, पानी पीना ज़्यादा चाहता है जी। और जो पशु जो है, जो दुधारू पशु हैं जैसे गाय है, भैंस है, उनके अंदर भी अगर गर्मी का किसी तरह प्रकोप हो जाए और ज़्यादा गर्मी में ये देखा गया है कि उनका जो दूध उत्पादन है वो भी कभी कभी 10 से 20% घट जाता है। जी। साथ ही साथ एक चीज और अभी देखने को मिल रही है कि देश के कुछ हिस्सों में लू भी चल रही है। बिल्कुल। तो लू भी लग जाती है जानवर, जैसे हम लोगों को जो लू लगती है, मनुष्यों को जिस तरह से लू लगती है, ऐसे ही इन पशुओं को भी लू लगती है। विशेष रूप से जो गाभन पशु हैं या पशुओं के जो बछड़े और बछड़ियां हैं, उनको भी गर्मी का जो है ज्यादा प्रकोप रहता है। से उन्हें भी बचाने की जरूरत है और जो लू के थपेड़े हैं उससे भी बचाने की जरूरत है। ऐसे में किन बातों का ध्यान रखें, कौन कौन सी सावधानियां बरते, इस बारे में विस्तार से आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। डेयरी सेक्टर में आत्मनिर्भरता के लिए 2020-21 के दौरान डेयरी सहकारी समितियों को सालाना 2% की दर से ब्याज सब्सिडी देने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। इसके अनुसार अगर कोई पशुपालक कर्ज का जल्द भुगतान करेगा तो उसे ब्याज पर 2% वार्षिक की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना से 5,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त तरलता सुलभ होगी, जिससे 2 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। 20 लाख करोड़ के पैकेज में पशुपालन के हिस्से में 15,000 करोड़ रुपए आए हैं। ये रकम इस क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर खर्च होगी। इसके अलावा पशु टीकाकरण की योजना के लिए करीब 13,345 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दूसरी ओर मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ मछली उत्पादन को 220 लाख टन तक बढ़ाना है। प्रधानमंत्री जी ने ये 20 लाख करोड़ का जब पैकेज की घोषणा की तो शायद लोगों को लगा तरह तरह का, और मेरा फर्ज बनता था कि प्रधानमंत्री ने 2015 में नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन लाया था और इस बार हम नीली क्रांति से अर्थ क्रांति की ओर जा रहे हैं और बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि एक तरफ हम रोजगार को दे रहे हैं बेश, दूसरे तरफ प्रोडक्शन को दे रहे हैं, तीसरे तरफ एक्सपोर्ट को दे रहे हैं। पहले 2.5 था ग्रोथ प्रोडक्शन प्रति हेक्टर, अब 3.3 पर हम हैं। अब इसे हम 5 टन प्रति हेक्टर ले जा रहे हैं, जो 22 लाख हेक्टर है। उन्होंने बताया कि पहली बार मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए बीमा कवरेज लाया जाएगा और सरकार तटीय गांवों में 3,477 सागर मित्र पंजीकृत करेगी। इसके अलावा मछली किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहित करेगी। यहाँ तो आपने देखा इस रिपोर्ट में कि किस तरह से पशुपालकों और मत्स्य पालकों के लिए सरकार की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। और आज हम हेलो किसान कार्यक्रम में खास तौर पर बात कर रहे हैं कि गर्मियों में पशुओं की देखभाल किस तरह से करें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान किस तरह से रखें। ऐसे में डॉक्टर पाठक हमें बताएं कि जो आवास की व्यवस्था है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि गर्मी है और गर्म हवाएं भी चल रही हैं और इनसे पशुओं को बचाना है। तो ऐसे में आवास की व्यवस्था में किन बातों का ध्यान रखें? देखो, गर्मी से पशु को बचाने के लिए आवास की बहुत बड़ी भूमिका है। जहाँ पशु का आवास होता है वो आवास इस तरह से हो, 2-3 चीज़ें उसमें ध्यान रखने की होती हैं। एक तो यह है कि उसके अंदर धूप नहीं आनी चाहिए अंदर दिन भर जो है जी। और उसके अंदर जो हवा का जो वो होना चाहिए, प्रवाह होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए। साथ ही साथ गर्मी का डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है उसके अंदर नहीं आना चाहिए जी। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि किसान भाइयों को, पशुपालकों को, कि जो आवास है वहाँ पर बहुत भीड़ ना करें जानवरों की। वहाँ पर जितनी जगह चाहिए, जितनी पशु को एक गर्मियों में, क्योंकि
वैसे भी गर्मी रहेगी वहाँ पे, आप ज़्यादा पशु रख लोगे तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो एक तो आवास, साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि जो आवास है अगर वो कच्चा बना हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर पक्का बना हुआ और उसकी छत अगर एस्बेस्टस की है या उसकी पत्थर इसकी है, ईंट की बनी हुई है या सीमेंट की बनी हुई है, तो उसके ऊपर जो है ये डाल दें, आप वाल डाल दें। साथ ही साथ जो जूट के या बोरे जो है इसके उनका पर्दे भी डाल सकते हैं उसमें। और अगर आपके पास किसी पशुपालक के पास संकर नस्ल के जानवर हैं, जैसे अगर गाय है संकर नस्ल की है या विदेशी नस्ल की गाय है, तो उनको गर्मी जो है हमारी देसी गायों से ज्यादा लगती है। और ये हमेशा हम लोग कहते हैं कि जो हिंदुस्तान की अपनी जो गाय है ये बीमारियों के लिए जितनी अच्छी है, उसको टॉलरेट कर लेती है, उतनी गर्मी को भी सहने की इसके अंदर बड़ी अच्छी क्षमता होती है। आप देखोगे बाड़मेर जैसलमेर में जहां इस समय टेम्परेचर तापमान 51 डिग्री 50 डिग्री चल रहा है, लेकिन वहां की जो थारपारकर गाय है वो उतने ही टेम्परेचर में और ज्यादा अच्छा उत्पादन देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस जानवर को भी या उस गाय को भी हम अच्छा आवास न दें। तो आवास जो है ऐसा होना चाहिए जहां अंधेरा नहीं होना चाहिए उसके अंदर, और उसको साफ रखें। उसमें जो है खाने का जो चारे की व्यवस्था हो और साथ ही साथ पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। बिल्कुल। आइए इस बीच डॉक्टर शर्मा का भी एक बार रुख कर लेते हैं। डॉक्टर शर्मा, बहुत ही विस्तार से यहाँ पे डॉक्टर पाठक ने हमें बताया है कि किस तरह से आवास की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही अगर आप भी कुछ सुझाव पशुपालकों को देना चाहें कि किस तरह से उनके रहने का जो स्थान है उनमें व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए, मैं ये इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जहाँ ज्यादातर हमारे जो पशुपालक भाई हैं जो अपने जो फार्म बनाते हैं वो तकरीबन गांव से बाहर होता है, और बड़े फार्म तो देखें कि खेतों के अंदर लोग बनाते हैं। तो ऐसे मौसम में वैसे हम सुझाव दे देते हैं कि जो गौशाला है उसके आसपास हरा चारा जरूर बो दें, या कोई और फसल भी लगा सकते हैं। तो उससे क्या है, जब पानी चलता रहेगा तो वो उसके आसपास भी मतलब ये है कि वो ठंडा रहेगा और हमारे पशुओं को गर्मी कम लगेगी। दूसरा ये है कि जो पशुशाला है उसके आसपास घने छायादार पेड़ भी होने जरूरी हैं। तो जैसे उनको अगर मान लो जैसे घर गर्म हो जाता है, समय के लिए हमें हमारे पशुओं को जो छायादार पेड़ हैं उसके नीचे बांध देना चाहिए। और जैसे बताया डॉक्टर साहब ने कि सफाई बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल गर्मी में जो गोबर है, पेशाब है, उनका वो बहुत जल्दी सड़ जाता है। तो समय समय पर उसकी जो है ना सफाई जरूर करनी चाहिए। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि जो पशु घर है उसकी जो दीवारें अंदर से उस पे हमारे पशुपालकों को उस पे पलस्तर होना चाहिए या टीप करा के रखें, क्योंकि बहुत से परजीवी हैं वो भी उसमें छिपे रहते हैं। और उससे डॉक्टर शर्मा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप यहाँ पर हमें दे रहे हैं। इसके बारे में आगे भी हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, तो आइए उनका सवाल यहाँ शामिल कर लेते हैं। इस वक्त नागपुर महाराष्ट्र से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कृपया अपना नाम बताएं और पूछे अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, आप पशुपालन के लिए जितना ज्यादा बताते हैं तो ये पशु लोग तो जंगल में खाना खा जाते हैं जी। पशु एक बार फिर से सवाल दोहराएंगे? तो आप बोल रहे हैं पशु ज्यादा होना चाहिए खेती में, तो ये पशु जो लोग रहते हैं जी जंगल में खाना खा जाते हैं, फिर जंगल के प्राणी लोग जो रहते हैं, नीलगाय, सुअर, वो खेत में आ जाते हैं, तो खेत की बर्बादी हो जाती है। तो खेत के लिए क्या करेंगे? जी, आप जंगली पशुओं के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं टिम्बर जी, कि उससे जो खेतों को नुकसान होता है कि वाजिब ये एक चिंता का विषय है हमारे कृषकों के लिए, किसानों के लिए। खासतौर पर आज हम उन पशुओं की बात कर रहे हैं जिन्हें जो किसान हैं वो अपने यहाँ पर पालते हैं, जैसे जो दुधारू पशु हो गए, गाय भैंस हो गई, भेड़ बकरियां हो गए। उन्हें वो उनकी देखभाल किस तरह से करें, क्योंकि आप जान रहे हैं कि गर्मी काफी बढ़ती जा रही है और इसमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। और पशुओं की देखभाल की जहाँ तक बात आती है तो डॉक्टर पाठक, उनके जो चारे की व्यवस्था है उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो गर्मियों के समय की जो चारे की आवश्यकता होती है वो किस प्रकार की होती है पशुओं के लिए? देखो, एक तो गर्मियों में वैसे भी हरे चारे की उपलब्धता कम हो जाती है जी। तो हमेशा जब भी हम प्रोग्राम में आते हैं और आपके जो प्रोग्राम आप दिखाते हो, हमेशा पशुपालकों को ये कहा जाता है कि आप फसल चक्र बनाइए और
गर्मियों में विशेष रूप से पशुओं को हरा चारा मिलना चाहिए। विशेष रूप से जो दूध देने वाले पशु हैं, गाय या भैंस हैं, उनको हरा चारा जरूर मिलना चाहिए। तो 3 चीजें होती हैं पशु के आहार में, चारे में। एक तो कंसंट्रेट देते हैं हम, दाना जिसको बोलते हैं, दाना देते हैं, हरा चारा देते हैं, और साथ ही साथ में मिनरल मिक्सचर भी देते हैं। मिनरल मिक्सचर की जब मैं बात करता हूं तो हमेशा ये बात पर जोर देता हूं कि एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर आप जरूर दीजिए। तो हरा चारा, क्योंकि गर्मियों में पशु को प्यास ज्यादा लगती है, जैसा मैंने पहले ही बोला था कि उसकी खाने की प्रवृत्ति जो है, जो इच्छा है, वो कम हो जाती है गर्मियों में। तो अच्छा, दूसरा एक चीज और ध्यान रखनी है कि गर्मियों में पशुओं को कार्बोहाइड्रेट कम देना है। अच्छा। जैसे अगर आप गाय रख रहे हैं तो आप गाय पे उसको रोटी खिलाए जा रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट पे कम जोर देना है। बिल्कुल। तो आहार के मामले में कई ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान पशुपालकों को रखना होता है, जिसके बारे में भी आगे हम विस्तार से चर्चा को जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। हेलो किसान में आज हम चर्चा कर रहे हैं गर्मी में पशुओं की देखभाल के विषय पर। अगर आप भी पशुपालक हैं और कोई सवाल पूछना चाहते हैं, विशेषज्ञ मेहमानों से राय लेना चाहते हैं, तो आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। आइए उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। जोगिंदर जी जिंद से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सवाल है जी, जैसे गर्मी का मौसम है, बहुत ज्यादा गर्मी है, जैसे गाभिन पशु हैं या हमारे पशु ब्याए हुए हैं जो अभी ब्याए हैं, तो उनको गुड़ की जगह क्या दें जी? जैसे गर्मी में गुड़ तो गर्म होता है जी। जी जी, अच्छा सवाल पूछा है आपने। आइए इसका जवाब लेते हैं। जी डॉक्टर पाठक, क्या सुझाव देंगे? देखिए, गुड़ ये आप सही कह रहे हैं, गर्मियों में थोड़ा कम ही देते हैं, लेकिन आप कंसंट्रेट दीजिए उसको, बिनौले की खली दे सकते हैं, वो दीजिए। साथ ही साथ अगर वो आपने अभी कहा जोगिंदर जी को वो ब्याया हुआ है पशु, तो सबसे पहली तो व्यवस्था आपको करनी है कि वो उसे गर्मी न लगे, और पानी उसे खूब पिलाना है। पानी अगर आप उसको ऐसा ना करें, ये न सोचें कि गर्मी है तो मैं पानी, और पानी भी साफ़ होना चाहिए। आजकल सफाई पे बहुत हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए। और साथ ही साथ जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि इस समय कोविड का संक्रमण चल रहा है, तो पशुओं के साथ भी आप जब रहें तो साथ में जोगिंदर जी सोशल डिस्टेंसिंग भी वहाँ जरूरी है। पशु की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, स्वयं की सोशल डिस्टेंसिंग पशु के साथ में रखनी है। जब आप दूध निकालें, कि आपने कहा कि पशु ब्याह गया है तो दूध निकाल रहे होंगे, तो दूध निकालते समय भी ध्यान रखें, मास्क जरूर लगाएं अपने उस पर जो है। और साथ में जोगिंदर जी एक ध्यान और रखें कि जो बर्तन हो आपका, स्टील का बर्तन हो, तो उसको अच्छी तरह से हर बार तो धोते ही। आप सब जानते हैं, हमारे देश के सभी पशुपालक जानते हैं कि जो स्वच्छ दुग्ध उत्पादन है उसकी क्या महत्वता है। लेकिन इस समय, क्योंकि ये समय कोविड का है, इस समय संक्रमण के चांसेस बहुत रहते हैं। इसका मतलब, यहाँ कहने का मतलब हमारा ये नहीं है कि पशुओं से संक्रमण कोविड आ रहा है, पशुओं का कोई रोल नहीं है संक्रमण में, लेकिन हमको अपने को बचाने के लिए अपने को वो जो सावधानियां हैं जो बताई जा रही हैं उनका ध्यान रखना है। बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल लेते हैं। अब्दुल रहमान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका अब्दुल रहमान जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो अब्दुल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको?
हेलो, चलिए लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। पानी की व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे डॉक्टर पाठक, और भी विस्तार से इसके बारे में जानना चाहेंगे कि जो पशुओं के बाड़े हैं वहां पर किस तरह के पानी की व्यवस्था। मोनालिसा जी, एक चीज आहार में जब हम बात कर रहे थे वहाँ एक चीज छूट गई है जी कि देखो, एक तो पशु को संतुलित आहार देना है। जो मैं बात कर रहा था, कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा था कि कार्बोहाइड्रेट पशु को गर्मियों में हम कम देते हैं, लेकिन संतुलित आहार जो है, संतुलित आहार पशुपालक भाई अपने घर पर भी बना सकते हैं। संतुलित आहार बाजार में भी मिलता है, आपने देखा होगा, मार्केट में जाओगे तो सारे तरह तरह के संतुलित आहार आते हैं। तो संतुलित आहार भी जरूरी है। संतुलित आहार का मतलब ये होता है कि उस आहार के अंदर, उस दाने के अंदर फैट भी है, प्रोटीन भी है, और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है और मिनरल मिक्सचर भी है। तो एक तो ये ध्यान रखें। अब बात आती है पानी की। जैसा मैंने कहा था कि गर्मियों में पशुओं में पानी की प्यास, जैसे हमको स्वयं को ज़्यादा लगती है, इंसानों को भी पानी की प्यास ज़्यादा लगती है। तो जब से जैसे गर्मी बढ़ेगी या लू चलती है, उस समय पशुओं को पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। एक पशु को, गाय भैंस को एक दिन में 35 से 40 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल डॉक्टर पाठक, ये माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पे रोकना पड़ रहा है। हमारे कॉलर अब्दुल जी इस वक्त हमारे साथ कुलगाम से जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। अब्दुल जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो अब्दुल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी जी, क्या जानना चाहते हैं, पूछिए। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, मैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। अब्दुल जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आती है, देरी होती है जी। ओके, मैं कुलगाम से बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। ठीक है। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि हम जो है ना यहाँ पर ड्यूरिंग विंटर हमारा जो है ना पूरा यहाँ बर्फ रहता है, और आजकल के जो घास सुखाते हैं, ताजा घास को सुखा के ड्यूरिंग विंटर उसको यूज करते हैं जी। तो इसमें जो है ना पूरा दूध वगैरह का क्वांटिटी कम मतलब गाय देती है। तो उसमें जैसा आपने अभी कहा कि कार्बोहाइड्रेट उसको कम खिलाना है, तो ड्यूरिंग विंटर क्या करते हैं इधर लोग, वही देते हैं इनको, जो किचन में जो ना रोटी वगैरह चावल जो बचता है देते हैं। तो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, जो है ना तरीके, जो गाय जो है ना वो ज्यादा दूध दे, और ड्यूरिंग विंटर क्या इस्तेमाल करे हो? बिल्कुल ठीक है। अब्दुल रहमान जी, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ आपके यहाँ उतनी गर्मी नहीं है, आपके यहाँ लू नहीं है, और आपके यहाँ टेम्परेचर 42-45 डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि ज़्यादा दूध देने के लिए आपको, अभी जैसा मैं बोल रहा था कि संतुलित आहार दें। संतुलित आहार में जो है गेहूं होता है, मक्का होता है, बाजरा है, उसका अगर हम 100% के हिसाब से चलें तो उसके अंदर 35% आप जो है गेहूं, बाजरा, मक्का है, इसको 35% मिला लें। 32% के आसपास उसके अंदर कंसंट्रेट ले लें, जिसमें बिनोला है कि खल है, इसके अलावा कॉटन सीड है ये, या मस्टर्ड सीड है, ये मिला सकते हैं। और तीसरा जो है, जो उसका गेहूं का जो राइस ब्रान है वो मिलाएं, और साथ में 2 किलो नमक। तो अगर ये संतुलित आहार दें, और साथ में हरा चारा, आपने कहा कि हम जो है जो घास है वहाँ पे वो सुखा लेते हैं, लेकिन साथ में हरा चारा भी बहुत जरूरी है। ज्यादा दूध उत्पादन के लिए जरूरी है कि गाय हो चाहे भैंस हो, दोनों को कंसंट्रेट ज्यादा देना है आपको, लेकिन दोनों का जो रेशो है, अगर आप कंसंट्रेट 40% दे रहे हैं तो हरा चारा 50% देना है आपको। और साथ में अपन जो मोनालिसा जी अभी बात कर रहे थे, मैं उसी बात पे आता हूं कि अगर पानी की जो हम बात कर रहे थे, तो एक तो अपने को दिन में पानी 4 बार देना है। अच्छा। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक बड़ा पूरी वयस्क गाय या वयस्क भैंस को जो है एक दिन में 35 से 40 लीटर पानी साफ होना चाहिए, गंदा पानी नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि पानी अगर हम दे रहे हैं तो हमारा पानी साफ हो। साथ ही साथ क्योंकि सुबह 7 बजे या 8 बजे के बाद धूप बहुत तेज हो जाती है, लू के थपड़े लगने शुरू हो जाते हैं, तो आप 6 बजे तक 7 बजे तक एक बार पानी पिला दीजिए, एक बार 11 बजे के आसपास 10-11 के बीच में पानी पिलाइए, और एक बार शाम को 3 से 4, और शाम को फिर 6 बजे के आसपास, यानी 4 बार उसको पानी पिलाइए। साथ ही साथ जो उसका आवास की जो अपन जो बात कर रहे थे, तो आवास के अंदर भी ऐसी व्यवस्था करें आप कि जो पशुपालक भाई जानते भी हैं, लेकिन साथ में रखें कि पशु को वहाँ पानी गर्म नहीं मिले, ठंडा पानी पिलाना है। ये नहीं है कि आप गर्म पानी हो गया है तो पशु नहीं पिएगा उसको, तो आप व्यवस्था ये करें कि ठंडा पानी पिलाएं। साथ ही साथ एक चीज़ यहाँ अब गर्मियों में हमको करनी है कि पशुओं को नहलाना भी है। गाय और भैंस की जब बात करते हैं, भैंस के लिए विशेष रूप से ये जरूरी है कि आप दिन में 3 से 4 बार उसे पानी से नहलाएं।
तो इस तरह से पशुओं के रखरखाव से जुड़ी और बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। एक कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। कृपया अपना नाम बताएं और कहां से कॉल कर रहे हैं। हेलो जी, मैं बांका से बोल रहा हूँ सर, बांका बिहार से। जी जी, गौतम जी पूछिए अपना सवाल। हेलो जी गौतम जी, हम सुन रहे हैं आपको, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सवाल ये है कि मौसम चेंज होने के बाद में, जैसे गर्मी से थोड़ी ठंडी मौसम चेंज होती है, तो गाय की जो मतलब एचएफ गाय है, उनकी जो बालें होती है ना सर, तो वो खड़ा हो जाता है पूरा आधा शरीर का। ठीक है, यही समस्या है, तो ये क्यों होता है सर? गौतम जी, ये एक बड़ी स्वाभाविक की बात है। आपने कहा ना, आपने बोला कि उसके बाल खड़े हो जाते हैं, यानी अगर आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर में, हम भी अगर खड़े होंगे और अगर हम तुरंत ठंडे टेम्परेचर में ले जाओगे उसको, तो ये तो अपना प्रबंधन है। आपको व्यवस्था ऐसी करनी है कि एकदम गर्मी से एकदम ठंडे मत ले जाओ जानवर को, आपकी गाय को। और आपने तो बोला कि वो एचएफ है, यानी वो संकर नस्ल की गाय है, तो संकर नस्ल की गाय का तो और ज्यादा ध्यान रखना होता है। जैसा मैं पहले बोल रहा था कि जो संकर नस्ल की गाय है वो ज्यादा बीमार होती हैं, उनको इस तरह के जो चेंजेस ऑफ टेम्परेचर जो आप बात कर रहे हो, इसका ज्यादा उन पर प्रभाव पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है कि उसका घर ऐसा हो, या जहां भी आप रख रहे हो, तो एकदम गर्मी से तुरंत ठंडे में न ले जाए, या ठंडे से तुरंत गर्मी में न ले जाए। तो गौतम जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और डॉक्टर शर्मा का एक बार फिर से हम यहाँ पर रुक करते हैं। डॉक्टर शर्मा, आपसे भी जानना चाहेंगे, बताएं हमें कि किस तरह से पशु प्रबंधन करे गर्मी के इस मौसम में। किसान भाई इस मौसम के अंदर चरी है, मक्की है, बाजरी है, ये फसलें लगाते हैं। और अभी भी समय है, अगर हमारे किसी किसान भाई ने नहीं लगाया है, तो ये चरी कई प्रकार की आती है, उससे 2-3 से कट मिल जाते हैं, तो वो जरूर लगा दें। और जिन किसान भाइयों ने ये हरी चरी लगा रखी है, उसमें एक बहुत बड़ी सावधानी बरतनी है कि ऐसे मौसम में उस चरी के अंदर पानी लगाते रहें। अगर किसी वजह से उस चरी के अंदर पानी नहीं लगा है और वो पत्तियां मुड़ गई हैं, तो ऐसी सूखी चरी खिलाने से हमारे पशु को बहुत बड़ा नुकसान होने का डर रहता है, क्योंकि ऐसी चरी के अंदर एक हाइड्रोसायनिक एसिड ये बन जाता है, जो एक तरह का जहर होता है। तो हमेशा कोशिश करें कि हमारे पशुपालक भाई हरे चारे में पानी लगातार देते रहे, ताकि वो हरा रहे, सूखे नहीं। और अगर किसी वजह से ट्यूबवेल फेल हो गया, कोई बात नहीं दे पा रहे, तो ऐसे चारे को बिल्कुल ना खिलाएं। तो ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। रही बात प्रबंधन की, तो देखिए ये जो गर्मी से बचाव है, अपने पशु को देखिए ऐसी जगह बांधें जहां छाया हो, पेड़ के नीचे हो, बहुत अच्छा है। उसमें नीचे जगह पे छिड़काव भी कर सकते हैं, ताकि अंदर नीचे से भी पशु को हल्की सी ठंडक मिलती रहे। दूसरा, अगर जैसे गर्मी का मौसम है, दोपहर के समय में पशु को अंदर जो पशु घर है उसमें बांधने। जी ठीक है। डॉक्टर शर्मा, आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे कॉलर। नमस्कार, स्वागत है आपका। जी पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं? अनिल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, जी जी पूछिए। हेलो जी अनिल जी, टीवी का वॉल्यूम बंद रखिएगा, फोन लाइन के जरिए बातचीत करें, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। मैडम, ये पूछ रहा था कि जैसे जो गाय जानवर रखते हैं जी, तो उनके पैरों में जो आता है ना, सूजन वूजन आता है, जैसे जो खुरा टाइप हो जाता है। जी अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएंगे अनिल जी, कृपया धीरे से बोलिए। गाय या अपन जैसे जो भी जानवर रखते हैं, गाय भैंस, तो उनके पैरों में जो बारिश का समय आता है ना, वो खुरन जैसे जिसमें वो पाक जाता है। अच्छा ठीक है, हाँ। तो क्या करें? डॉक्टर शर्मा, आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे ऐसे में? मैं उनका प्रश्न नहीं सुन पाया, थोड़ा बताएं। आपको गाय में खुरपका मुंहपका की जो समस्या आ जाती है, वो उसका निदान पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, देखिए जो हमारे देश के अंदर ये बहुत बड़ी एक संक्रामक रोग का प्रकोप होने का डर रहता है, परंतु हमारे जो भारत सरकार है, उसने उसके लिए विशेष रूप से प्रबंध कर रखा है। तो आज हमारे भारत देश के अंदर हर राज्य के अंदर मुंह पका खुरपका के 2
हर 6 महीने पर इस पर टीके लगाए जाते हैं। तो अगर इनको समय पर टीका लगवा लें तो इस बीमारी से उनको आसानी से बचाया जा सकता है। अगर किसी वजह से टीका नहीं लग पाया और बीमारी हो जाती है तो इस बीमारी के अंदर मुंह में छाले हो जाते हैं, पशु लार गिराता है, उसका बुखार बन जाता है और मुंह में छाले हो जाते हैं। तो ऐसे और उसके खुरों के अंदर भी घाव बन जाते हैं और पशु बेकर लंगड़ा के चलता है। तो ऐसे मौसम में अगर ऐसी दिक्कत आ जाए तो पशु के मुंह को लाल दवा के घोल से धोएं या ग्लिसरीन लगा दें, उसको नरम हरा चारा खिलाएं और जो खुरों हैं उसके ऊपर फिनाइल का सरसों का तेल मिला के लगाएं, क्योंकि ये बीमारी अपना समय लेती है और 8-10 दिन के अंदर उसमें वो बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। परंतु इसका सबसे बढ़िया बचाव है कि वो अपने पशु को इसका टीका जो नजदीक के पशु चिकित्सक हैं उनसे संपर्क करके वो लगवा दें। जी बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, मुझे उम्मीद है कि अनिल जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा और बातचीत को यहाँ पर हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। हेलो किसान में आज हम गर्मियों में पशुओं की देखभाल के विषय पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। साथ ही हमारे साथ विशेषज्ञ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर पाठक, जानना चाहेंगे आपसे कि गर्मी के समय जो सबसे ज़्यादा और जो सामान्य तौर पर समस्या आ सकती है वो लू लगने की हो सकती है, और किस तरह से पहचाने कि जो पशु है उन्हें लू लग गया है, यानी कि जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं? देखो मोनालिसा जी, अभी अपन ने पशुपालक भाइयों को बताया कि आपने आवास भी कैसा रखना है, आपको आहार भी कैसा देना है, आपको पानी की व्यवस्था भी करनी है, यानी पूरी व्यवस्था आपको पशुओं को इस तरह से करनी है कि पशु जो है गर्मियों के प्रकोप से बचा रहे। लेकिन फिर भी दुर्भाग्यवश जब लू चलती है तो लू में जो है कभी न कभी पशु जो है लू के चपेट में आ जाते हैं। विशेष रूप से जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं या ज्ञावन पशु है या दूध देने वाले पशु हैं, वो लू के चपेट में आ जाते हैं। तो आप ये देखना है कि लू का पहचान कैसे हो। तो देखिए, सबसे पहले तो आप देखोगे कि जो लू जिसको लगी है पशु को, उसका जो शरीर का तापमान है वो पहला उसका तापमान बढ़ जाएगा, यानी उसको बुखार हो जाएगा। बुखार के साथ साथ वो पशु जो है हाँफने लगता है, जब बैठा होगा तो हाँफ रहा होगा, उसकी जीभ बाहर आ जाएगी। इसके अलावा उसकी आँख और नाक जो है, अगर आँख देखेंगे तो लाल हो जाएगी, कभी कभी उसको दस्त लग जाएंगे
और इसके अलावा वो चारा बिल्कुल नहीं खाना, यानी 10 से 20% ही खाना चारा खाएगा। तो ये अगर सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं, उदास बैठा रहेगा, बिल्कुल जुगाली नहीं करेगा पशु जो है, और दस्त भी लग जाते हैं उसमें। तो ये जो लक्षण हैं, जिस तरह से हम लोगों को, जो इंसानों को भी जो लू के लक्षण आते हैं, ज़्यादातर ऐसे ही कुछ होते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। तो अगर पशु का बुखार आ गया है, पशु को बुखार ज़्यादा है, पशु हाँप रहा है, उसकी जीभ बाहर आ रही है और उसकी आँख और नाक से जो है लार भी निकलती है, लार टपकती रहती है, और अगर उसको दस्त लग गया है, तो ये सारा का सारा सिम्टम जो है ये लू का है। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या करें, इसके बारे में आगे हम जानेंगे। इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। गोपाल जी, आवाज मिल रही है? लगता है संपर्क टूट गया है। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शर्मा, जिस तरह से अभी डॉक्टर पाठक ने हमें समझाया कि अगर पशुओं को लू लग जाए तो किस तरह से हम इसकी पहचान कर सकते हैं, उसके लक्षण क्या है, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जब ऐसी स्थिति नजर आने लगे तो जो पशुपालक हैं उन्हें क्या करना चाहिए? क्या तुरंत वो पशु चिकित्सक को ही संपर्क करे, या फिर इससे पहले वो घर पर ही कुछ प्राथमिक उपचार की तरह कुछ राहत देने के लिए पशुओं के लिए वो कुछ कर सकते हैं? क्या करे पशुपालक? बिल्कुल, देखिए जो हमारा किसान है वो बहुत होशियार होता है। वो तुरंत पहचान लेता है कि अगर पशु जुगाल नहीं कर रहा। गांव में अगर कहते हैं अगर पशु जुगाली नहीं कर रहा तो समझ लो कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने ये लक्षण बताए और विशेषकर इस मौसम में होते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह का अगर पशु लक्षण देखें तो उस पशु को एक तो छाया में रखना चाहिए, और छाया में रखने के बाद में उसके सिर पर ठंडा पानी डालें उसको। और ठंडा पानी डालने के बाद में देखो, हम लोगों को भी जिस तरह बुखार हो जाता है, तो जब बुखार नहीं उतरता तो हम लोग भी मतलब माथे पर पट्टी रखते हैं। उसी तरह से जो पशु का जो सिर है उस पर एक कोई धोती मतलब सूती धोती बांधने और उस पर पानी भिगो के रखें, तो उससे पशु को हमारे को बहुत कुछ राहत मिलेगी। उसको नहला भी सकते हैं। और सबसे बढ़िया ये है कि जो चना और जो जौ है इसका एक अच्छा सा थोड़ा घोल बना लें, उसमें गुड़ भी डाल लें और उसकी पतली सी पानी सा उसको पिलाएं, तो उससे काफी एनर्जी आ जाती है। और तुरंत ही पशु चिकित्सक से सब तो संपर्क करना ही चाहिए, क्योंकि जो उसका इलाज है, अगर बुखार है तो जो उसके लिए बुखार लगाया जाएगा, अगर ग्लूकोज चढ़ाना है तो ग्लूकोज चढ़ाया जाएगा। तो पशु की जो स्थिति है देख कर ही वो पशु चिकित्सक निर्णय लेते हैं और उसी के हिसाब से उसमें उसका इलाज करते हैं। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। महेश जी मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका महेश जी। जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। महेश जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आएगी। सीधे फोन लाइन के जरिए बात करें। जी मैम, ये पूछ रहा हूँ मैं कि मेरी भैंस है। ठीक है जी महेश जी। हेलो जी मैम, मेरी जो भैंस है उसको है ना मुंह में, वो नाक में से खून आता है। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर पाठक, क्या वजह हो सकती है इसकी? महेश जी, गर्मियों में अभी गर्मी की वजह से आने लगा है, क्योंकि लू में भी नाक में से खून आ जाता है। तो मैं तो अब आपको यहाँ ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास में कहीं नज़दीक में वेटनरी हॉस्पिटल है। अच्छा, नाक में से ही आता है या कहीं और जगह से भी खून आता है? जी महेश, हाँ महेश जी, सिर्फ नाक से ही खून आता है? जी, नाक में से खून आता है। हाँ, तो आपको जो है हम सलाह देंगे कि आप अपनी पशु चिकित्सक को भैंस को दिखाइए। हो सकता है नाक में उसमें कहीं कोई घाव हो रहा हो जो आप नहीं देख पा रहे हो सकता है। वो तो मैं नहीं सर, पता नहीं क्यों आता है, हर बार आने लग जाता है अभी गर्मियों में। हाँ, गर्मियों में ना, वही मैं बता रहा था, गर्मियों में अभी ऐसा होता है। तो आप एक तो उसको जहाँ आपने रखा हुआ है ठंडा जगह पर रखिए। आप देवास में है, देवास में तो गर्मी खूब पड़ती है। हाँ सर। हाँ, तो देवास से गांव से हूँ मैं, तहसील से हूँ सर। जी हाँ महेश जी, तो आप जो है ना, एक तो पहली बात है, फिर भी एक बार पशु चिकित्सक को दिखा लीजिए। साथ ही साथ भैंस को जो है नहला रहे हैं, दिन में 2-3 बार नहलाया करिए। ठीक है सर। दिन में 2-3 बार नहलाइए और खूब पानी पिलाइए। दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाइए।
बिल्कुल महेश बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी जी, मुझे उम्मीद है कि इस सुझाव पर आप ज़रूर अमल करेंगे और हर बार की ये जो समस्या है ये आपकी दूर हो जाएगी और जो आपका पशुधन है वो भी स्वस्थ रहेगा। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर शर्मा, अब आपसे मैं जानना चाहूँगी गाभिन पशुओं और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बारे में खास तौर पर कि उनकी देखभाल इस समय किस तरह से करनी चाहिए पशुपालकों को। देखिए, अभी जो एक क्वेश्चन पूछा था उसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अगर मान लो खून आता है किसी पशु के नाक से, तो जो बर्फ की पट्टी है, जो थोड़ा सा बर्फ ले लें और उसको एक पोटली बना के अगर वो सिर पे और उस पे रखेंगे तो कई केस में हमने देखा है कि उससे भी खून बंद हो जाता है। अब रही बात जो हमारे छोटे कटिया कटरे हैं, बच्चे हैं, देखिए जो बच्चे होते हैं उनमें जो विपरीत मौसम है उसमें रोगों की जो सहने की क्षमता है वो हमारे जो बड़े पशु हैं उनसे कम होती है, तो इनका बिल्कुल बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। तो ये देखें कि अगर वो चुस्त हैं, कोई सुस्त नहीं है, तो इस मौसम में देखिए उनको, अगर छोटा बच्चा है महीने से कम का है तो एक जरूर उसको माँ का कम से कम 1 किलो दूध सुबह, 1 किलो दूध शाम को जरूर पिलाएं, क्योंकि दूध कई बार हमारे किसान नहीं पिलाते तो वो मिट्टी खाते हैं और उनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति हो तो नजदीक के पशु चिकित्सक से सलाह लेकर उनको जो पेट के कीड़े निकालने वाली दवाएं वो लगाएं, वो पिला दें उससे, तो वो उनके पेट में कुछ नहीं होगा। दूसरा, थोड़ा हरा चारा भी उनको, जैसे जो भी अवेलेबल हरा चारा है उनको भी खिलाएं। अच्छा, इस मौसम में मैंने ये देखा है कई बार इन छोटे कटिया कटरों के ऊपर चीचड़ है, कलीली है, ढेरे हैं, ये भी हो जाते हैं, परजीवी। तो उससे भी ये इनका खून चूसते हैं और उनसे खुजली होती है और उनका जो है ना, कई बार टिक फीवर नाम की बीमारी भी इसमें होने का खतरा रहता है। तो अगर देखें कि पशु के बिल्कुल बच्चों के ऊपर, गर्दन के ऊपर आपको कलीली और ये चीचड़ आपको देखने को मिल जाएंगी, तो हमारे किसान भाई उनको अच्छी तरह से देखते रहें। जब नहलाएं तो जरूर देखें, अगर इस तरह की परजीवी दिखें तो बहुत सारी दवाइयां हैं, जैसे डेल्टा मैथ्रीन है, साइपर मैथ्रीन है, इसका डॉक्टर की सलाह से घोल बना के उनके शरीर पर छिड़काव करें। यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी लगातार निगरानी करते रहें ताकि किसी तरह के जो परजीवी है वो उनसे वो बचा सकें। चलिए इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, शैलेंद्र जी मध्य प्रदेश से। उनका भी सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैम, नमस्कार। नमस्कार मैम, ये जानना चाहता था कि अगर हम गिर गाय किसी दूसरे एनवायरनमेंट से लेके आते हैं अगर, तो उसका रखरखाव कैसे करना है, और वो अगर सेट करना है उसको अपने एनवायरनमेंट में, सपोज अगर राजस्थान से लाते हैं, गुजरात से लाते हैं, अच्छा, तो उसको सेट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा जी, और उसको कैसी खिलाई पिलाई रखनी पड़ेगी उसके लिए, वो पूछना है। ठीक है डॉक्टर पाठक, आपको सुझाव देना शैलेंद्र जी, आप उज्जैन से हैं और देखिए मध्य प्रदेश की जलवायु में जो है गिर गाय रह सकती है, कोई समस्या नहीं है। और गिर वैसे गाय जो है वो मुख्य रूप से गुजरात की गाय है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी आप रख सकते हो, कोई उसके लिए आपको विशेष व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, गर्मियों में जैसा मैंने कहा था कि हमारी जो देसी गाय है, जैसे इनका दूध जितना अच्छा होता है उतना ही ये इनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनको थोड़ी बहुत देखभाल की जरूरत नहीं है, इनको भी आपको अच्छा खाना देना है, अच्छा चारा देना, अच्छा पानी देना है, बीमारियां इनके अंदर कम होती हैं। तो आप गिर गाय रखिए, मैं बिल्कुल कहूँगा, बल्कि आप और सलाह दूंगा कि आप साहीवाल रखें तो और ज़्यादा अच्छा है। मध्य प्रदेश के लिए साहीवाल है, थारपारकर है, ये नस्ल की जो देसी गाय है बहुत अच्छी हैं और बहुत उपयोगी हैं, और इनका जो दूध है हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, विशेष रूप से बच्चों के लिए और जो गर्भवती महिलाएं उनके लिए। बल्कि गाय का, देसी गाय का दूध तो सभी पिएंगे तो उससे स्वास्थ्य का अच्छा ही रहता है, उसमें कोई नुकसान नहीं होता। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। डब्ल्यू जी इस वक्त मोतिहारी बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी, मैं एक प्रॉब्लम है हमारे पास। जी जी, पूछिए। कि साहिवाल नस्ल की गाय है, ठीक है, और वो मतलब कि उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं हम लोग, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ पाता है जी। वो 2-3 महीना बाद वो फिर से वो मतलब कि वो टिक नहीं पाता है जी जी।
इसका उपाय बताइए क्या? ठीक है, यानी कि गर्भधारण नहीं कर रही है, साहिवाल नस्ल की गाय है और कृत्रिम गर्भाधान की कोशिश की गई है जो विफल रही है। डॉक्टर शर्मा, क्या सुझाव देंगे आप उन्हें? आती है तो 3 कारण इसके होते हैं। पहली बात तो ये है कि गर्भ धारण या तो उसकी जो बच्चेदानी होती है उसमें कोई सूजन हो सकती है। अच्छा। और ये ऐसी स्थिति तकरीबन तब आती है जब पशु होता है और जेर रुक जाती है और जेर हाथ के द्वारा अगर निकालते हैं गाय के बच्चेदानी के अंदर संक्रमण हो जाता है और बाद में बच्चेदानी में सूजन भी हो जाती है। तो जिसकी वजह से जब भी हम कृत्रिम गर्भाधान करते हैं तो गर्भ नहीं ठहरता, क्योंकि बच्चेदानी के अंदर भी वातावरण बिल्कुल सही होना चाहिए। दूसरा जो कारण ये हो सकता है कि जो गर्भाधान कर रहा है, जो भी डॉक्टर है या जो हमारे करते हैं, जो वीर्य की है, जो बीज की क्वालिटी है वो कैसी है, क्योंकि वो उसमें भी ठीक है सावधानी बहुत जरूरी है। पता है कि जब कई बार अंडा नहीं निकलता, उसकी ओवरी से अंडा नहीं निकलता, तो पहली बात तो ये है कि अगर ये पशु चिकित्सक से उसकी जांच करवा लें। अगर उसमें सूजन होगी तो उसका एक इलाज किया जाता है। उसमें एंटीबायोटिक हैं, बहुत सी दवाइयां जो लगाई जाती हैं, उनका लगाकर उसको पहले ठीक किया जाता है। और दूसरा, जो जहां तक वीर्य की बात है, तो एक बार ये सांड से भी गर्भाधान करवा के एक बार कोशिश कर सकते हैं। तो क्योंकि जो कृत्रिम गर्भाधान है उसमें जो बीज की मात्रा है वो कम होती है। अगर ये प्राकृतिक रूप से अगर गर्भाधान करवाएंगे, और आजकल ये सांड हर गांव के अंदर मिल जाते हैं, तो उससे कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल। और तो मुझे डॉक्टर उम्मीद है शर्मा, कि यहाँ पर आपने सुझाव दिया है कि क्या संभावित कारण हो सकते हैं और इसके लिए क्या उपाय करें। मुझे उम्मीद है कि इससे जो हमारे कॉलर हैं उनको लाभ जरूर होगा इस जानकारी से। और फिलहाल हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें आज हम गर्मियों में पशुओं की देखभाल के बारे में विस्तार से विशेषज्ञ मेहमानों से जानकारी हासिल कर रहे हैं। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर पाठक आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जो गर्मी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि लू के थपेड़े भी चल रहे हैं। ऐसे में जो भेड़ बकरी पालक हैं वो अक्सर अपने भेड़ या बकरियों को चराने के लिए बाहर भी लेके जाते हैं और ये उनके आहार के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन इस मौसम को ध्यान में रखते हुए आप इसे कितना उचित मानते हैं या फिर वो क्या कर सकते हैं? आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखो, गर्मी जैसा मैंने कहा था कि गर्मी दोनों को लगती है, पशुपालक को भी लगती है और गर्मी पशु को भी लगती है। लेकिन अब व्यवसाय है, पशुपालन हमारा व्यवसाय है, हमारी रोजी रोटी का साधन है, तो पशु की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, पशु को चराने भी ले जाना पड़ेगा। लेकिन हमको 2-3 सावधानी रखनी है। एक तो पशुपालकों को मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, जब सवेरे जो है मॉर्निंग में सुबह जब ठंडा होता है, ज़्यादा ठंडे का मतलब यह है कि जब लू नहीं चल रही होती है तो चराने के लिए सुबह शाम पशु को ले जाएं। दोपहरी में जब लू चल रही होती है या बहुत ज़्यादा गर्मी है, उस समय पशुओं को चराने के लिए बाहर नहीं निकालें और ना ही खुद निकलें, क्योंकि अगर लू पशु को लगेगी तो लू जो है पशुपालक को भी लग जाएगी। बिल्कुल। और पशुपालक को अगर लू लग जाएगी तो फिर स्वाभाविक है कि और ज़्यादा नुकसान होगा, उसको अपना भी इलाज कराना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि हम ऐसी व्यवस्था करें कि हम सवेरे ठंडे में जो है पशु को ले जाएं बाहर चराने के लिए। चराने के लिए ले जाना जरूरी होता है, ले जाएं। बिल्कुल, माफ कीजिएगा डॉक्टर पाठक, यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ जल्दी से ले लेते हैं। ऋषिकेश जी महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी ऋषिकेश जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी जी ऋषिकेश जी, टीवी का वॉल्यूम बंद रखें, फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। नमस्कार जी। नमस्ते, पूछिए सवाल। नमस्कार सर। जी जी। मेरा ये सवाल है, ऋषिकेश जी कृपया टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आती है, बहुत समय जाया होता है कार्यक्रम का। आप पूछिए अपना सवाल। जी सर, मैडम सर मेरे घर में 2 गिर नस्ल की गाय है। ठीक है। तो उनका एक प्रॉब्लम है कि ये जब मई महीना स्टार्ट हुआ है, गर्मी बढ़ी है, तो दूध में काफी कमी गिरावट आ रही है। कम से कम एक गाय ने हमारा 2-2.5 लीटर पर दिन का कम किया है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, इसी गर्मियों की समस्या है क्या ये ऋषिकेश जी? हाँ, गर्मियों के ऋषिकेश जी, जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे, मैं आपको फिर कह दूं कि आप हरे चारे को जरूर बंद मत करिए, हरा चारा जरूर दीजिए अपने गायों को। जो गिर गाय है, दोनों गिर गाय बहुत अच्छी होती है, गिर का दूध बहुत अच्छा होता है, गिर दूध ज्यादा भी देती है। तो आपको हरे चारे की व्यवस्था जरूर रखनी है, तोड़ना नहीं है हरे चारे की व्यवस्था को। साथ ही साथ उसको पानी खूब पिलाइए और साथ ही साथ मैंने जो बोला था संतुलित आहार भी दीजिए। तो अगर ये 3 चीजें करेंगे तो आपका जो दूध है, गर्मियों में स्वाभाविक है दूध गिरता है, लेकिन हमको गिरने नहीं देना है अगर हम व्यवस्था सही रखेंगे। आवाज बहुत ही छोटी छोटी ये सावधानियां हैं जिसे बरत सकते हैं, तो इससे उत्पादन में कमी नहीं आती है। और जल्दी से डॉक्टर शर्मा, अगर कुछ सुझाव आप देना चाहें गर्मी के इस मौसम में पशुओं की देखभाल को लेकर, बहुत ही संक्षेप में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पशु का पूरा ध्यान रखें, उनको धूप में किसी वजह से ना रहने दें। दूध निकालते वक्त बहुत सावधानी बरतें, उसकी थनों की अच्छी तरह से सफाई करें और लाल दवा के घोल से थनों को धोएं, क्योंकि इसमें जो थनैला रोग होने का भी खतरा रहता है। दूसरा, हमारे पशुपालक भाई भी, जिस तरह से आजकल ये कोविड-19 का जो हमारे पूरे देश का पूरे संसार के अंदर ये बीमारी आ रही है, तो हमारे पशुपालकों भाइयों को भी बहुत ध्यान रखना है। दूध निकालने से पहले साबुन से हाथ धोने हैं, ज्यादा उस पर जो मनुष्य है वो इकट्ठे नहीं होने चाहिए। और पशु तो ये को तमाम जो सावधानियां हैं वो इस वक्त बरतनी चाहिए, मौसम को भी ध्यान में रखते हुए और कोरोना वायरस के संक्रमण को भी ध्यान में रखते हुए। डॉक्टर शर्मा और डॉक्टर पाठक, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दोनों ने हमें इस कार्यक्रम में दी है। बिल्कुल, अब मुझे
उम्मीद है कि जो हमारे पशुपालक हैं और ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन्हें बहुत लाभ होगा आज के इस कड़ी को देखते हुए, और वो तमाम वो जो सावधानियां हैं वो ज़रूर बरतेंगे ताकि उनके जो पशुधन है वो स्वस्थ रहें और उत्पादन भी उनको बहुत ही अच्छा मिलता रहे। बहरहाल हेलो किसान कार्यक्रम में अब हम बढ़ते हैं आगे और आपको हम बता दें कल के विषय के बारे में। जिस विषय पर कल हेलो किसान कार्यक्रम में चर्चा होगी, तो आपको बता दें कि कल का विषय होगा प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। तो इस विषय पर कल हेलो किसान कार्यक्रम में आप चर्चा देख सकते हैं और उसका हिस्सा भी बन सकते हैं टोल फ्री नंबर के जरिए जुड़कर। अगर आप किसी तरह के अपने कृषि संबंधी समस्याओं के बारे में लिखना चाहते हैं, अपना सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप ईमेल कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com पर। इसके अलावा फेसबुक के माध्यम से भी हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान। इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं, जो कि एक टोल फ्री नंबर है। आप नंबर नोट कर लें, हमारा टोल फ्री नंबर 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी महत्वपूर्ण सवाल आपकी तरफ से हमारे पास आते हैं उन सवालों को हम कार्यक्रम में शामिल करें और विशेषज्ञों के जरिए उनका जो समाधान है वो ढूंढे। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।